चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जनरली ये जो बेनिफिट्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉइज को एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब वो जॉब से रिटायर होता है तो ऐसे में ये बेनिफिट्स उसको दिए जाते हैं। तो इनके रिगार्डिंग क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी इनकम अंडर द हेड सैलरी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बात करूं, अभी अभी हमने जो परकेजिट सेशन खत्म किया, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी परकेजिट देगा, जो भी बेनिफिट्स देगा, उनकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी एज पर द रूल्स, रूल 3। तो रूल 3 के अंदर बेसिकली वैल्यू ऑफ परकेजिट बताई गई है। और यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, आईटीआर फाइल करेगा, तो वो फाइल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म 16 प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर एक फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है किसको, एम्प्लॉय को, जिसके अंदर डिटेल्स होती है जो भी सैलरी पे की गई है बाय द एम्प्लॉयर और जो भी टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर पर जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। तो ऐसे में अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो इसके रिगार्डिंग फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। और फॉर्म 16 के साथ एक फॉर्म होता है फॉर्म 12 BA, जो बताता है वैल्यू ऑफ परकेजिट्स। तो अगर आपको परकेजिट्स वैल्यू डिटरमाइन करनी है इन केस ऑफ एम्प्लॉय, तो आप एम्प्लॉय के फॉर्म 16 के साथ फॉर्म 12BA दिया जाता है जिसमें वैल्यू ऑफ परकेजिट्स बताई जाती है। और इसके साथ ही एक और फॉर्म होता है फॉर्म 12BB। इसमें बेसिकली वो सभी क्लेम्स होते हैं जो एम्प्लॉय क्लेम करता है फ्रॉम हिज सैलरी इनकम, लाइक हाउस रेंट अलाउंस, लाइक इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पेड। तो वो सभी जो डिडक्शन, वो सभी जो क्लेम्स अलाउ किए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय व्हाइल कैलकुलेटिंग सैलरी इनकम, वो सभी क्लेम्स आपको फॉर्म 12BB के अंदर मिल जाते हैं। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 16, फॉर्म 12BA और फॉर्म 12BB कंसीडर करना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हालांकि जब हम ITR 1 फाइल करेंगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में हम बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म 16 को स्टडी करना है, कैसे आपको फॉर्म 12BA स्टडी करना है, कैसे आपको फॉर्म 12B स्टडी करना है। जनरली ये तीनों ही फॉर्म्स एक साथ एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एम्प्लॉय के केस में आपको एज सच कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी है रिगार्डिंग परकेजिट्स वैल्यू, अलाउंसेस, वो सभी एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म 16, फॉर्म 12BA और फॉर्म 12BB के अंदर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स जनरली जो दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, उनमें सबसे पहला नाम आता है ग्रेजुटी का, पेंशन का, लीव सैलरी का, प्रोविडेंट फंड का, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का और वॉलेंट्री रिटायरमेंट का। तो ऐसे में हम एक एक करके इन सभी रिटायरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुटी की। तो ग्रेजुटी बेसिकली एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है जो एम्प्लॉयज एक लंबे समय तक एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट की जाती है जिसे ग्रेजुटी कहा जाता है। हालांकि हमारे देश में एक कानून है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। तो जो सर्टेन केसेस में एम्प्लॉयर के ऊपर मैंडेटरीली जो है यह लाइबिलिटी इंपोज करता है कि जो एम्प्लॉय है उनको ग्रेजुटी पे की जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है एम्प्लॉयर ड्यू टू दिस एक्ट वह ग्रेजुटी पे करता है एम्प्लॉय को, या फिर हो सकता है वॉलंटरीली अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है वो एम्प्लॉय को ग्रेजुटी पे करता है। कोई ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ग्रेजुटी पे की गई।
दोनों ही केसेस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ग्रेजुटी ड्यूरिंग द जॉब पे की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो ये फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो दैट मींस अगर रिटायरमेंट से पहले ड्यूरिंग द जॉब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुटी पे की जाती है एम्प्लॉय को, ये फुल्ली टैक्सेबल है वेदर द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब बात आती है कि अगर ग्रेजुटी पे की जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ऐसे में आपको देखना होगा कि वो जो ग्रेजुटी पे की गई है वो पे की गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेजुटी पे की गई है तो ऐसे में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ग्रेजुटी भी दो तरह की हो सकती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी, दैट मींस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय जो है, जो ग्रेजुटी पे की जाती है एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को, उसको बोला जाता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। तो ऐसे में चाहे वो डेथ ग्रेजुटी हो या फिर रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो, दोनों ही इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। Any death cum retirement gratuity received under the revised pension rules of the central government, or as the case may be the central civil center pension rules 1972, or any similar scheme applicable to the members of the civil services of the union or holders of the post connected with defense or civil posts under the union, such member or holders being persons not governed by the said rules, or to the members of the all India services, or to the member of the civil services of a state, or a holder of civil post under a state, or to the employee of a local authority, or any payment of retirement gratuity received under the pension code or regulations applicable to the members of the defense services। तो ये क्या है, ये exempt है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 सब क्लोज 1। तो कोई भी ग्रेजुटी रिसीव होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ टू द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर्स, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 मैंने आपको बताया था बेसिकली एग्जम्पशंस दी जाती है, तो ग्रेजुटी के केस में जो एग्जम्पशंस बताई गई है वो सेक्शन 10 क्लोज 10 के अंदर बताई गई है। उसके बाद बात आई कि अगर जो ग्रेजुटी दी गई है वो ड्यू टू पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट की वजह से दी गई है, तो ऐसे में आपको जो है कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी और उन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आपकी एग्जम्प्ट रहेगी, बैलेंस अमाउंट आपका टैक्सेबल रहेगा। और उसी तरह अगर मान लीजिए वॉलंटरली एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ग्रेजुटी दी गई है, तो इन दैट सिचुएशन अगेन आपको कैलकुलेशन करनी होगी और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी एग्जम्प्ट रहेगी, बैलेंस अमाउंट आपकी टैक्सेबल रहेगी। तो पहले हम जो है सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी रिसीव होती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के जो एम्प्लॉई है उनको, तो ऐसे में इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। दूसरी बात, एम्प्लॉइज जिनको ग्रेजुटी रिसीव हुई है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, तो इन दैट सिचुएशन आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी और वो कैलकुलेशन है नंबर 1 ग्रेजुटी रिसीव्ड, जितनी आपको ग्रेजुटी रिसीव हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। सेकेंडली 20 लाख रुपीज एंड थर्ड 15 days salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months। तो आपको करना क्या है, 15 days सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो जितने साल एम्प्लॉय ने जॉब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की है उस एम्प्लॉयर के पास, उतने साल आपको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने हैं। और अगर मान लीजिए जो सर्विस ऑफ ईयर्स है, जो ईयर्स है वो 6 मंथ से ज्यादा है, दैट मीन मान लीजिए टोटल ड्यूरेशन है 14 ईयर्स 8 मंथ्स, तो ऐसे में ये काउंट किए जाएंगे 15 ईयर्स। तो जहां पर भी 6 महीने से ज्यादा का समय होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा 1 ईयर। और अगर मान लीजिए ये था 14 ईयर्स 5 मंथ्स, तो ऐसे में कंप्लीटेड ईयर माने जाएंगे 14 ईयर्स। तो मान लीजिए यहाँ पर 15 ईयर्स का जो है टाइम स्पेंड किया है
इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए सीजनल एस्टेब्लिशमेंट इन प्लेस ऑफ 15 days ओनली 7 days सैलरी शैल बी टेकन। तो जहां पर अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, दैट मींस सीजनल वर्क है, सीजनल ड्यूटीज है, तो इन दैट सिचुएशन 15 days की बजाय 7 days सैलरी शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। उसके बाद 15 days और वेजेस शैल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ टू बी 26, और एक महीने में कितने दिन माने जाएंगे, 26 दिन माने जाएंगे, उसके हिसाब से आपको 15 दिन की जो है सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब जो भी आपकी मंथली सैलरी होगी उसको आप डिवाइड बाय 26 करेंगे, इनटू 15 डेज करेंगे और इनटू 50 ईयर करेंगे, तो वो आपकी सेकंड जो है थर्ड जो है कैलकुलेशन आ जाती है। और इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, वो आपकी मानी जाएगी एग्जेम्पशंस अमाउंट। तो ऐसे में मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स है और उनकी जो सर्विसेज है वो 16 years 7 months है, और मान लीजिए इनकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपीज, और इनको रिटायरमेंट पर जो ग्रेजुटी रिसीव हुई है वो अमाउंट इनको रिसीव हुई है 18 लाख रुपीज। तो ऐसे में हमें जो है ग्रेजुटी कितनी एग्जाम्प्ट होगी, अगर ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले कैलकुलेशन है ग्रेजुटी रिसीव्ड दैट इज 18 लाख। सेकंड कैलकुलेशन है 15 डेज सैलरी, सॉरी सेकंड कैलकुलेशन है मैक्सिमम 20 लाख, और थर्ड कैलकुलेशन हमारी आ जाती है 15 डेज सैलरी। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए महीना जो सैलरी है उसको आप डिवाइड बाय 26 करेंगे, इनटू 15 डेज सैलरी आपकी यहाँ पर आ जाती है, इनटू जो आपके कंप्लीटेड ईयर्स माने जाएंगे वो माने जाएंगे 17 ईयर्स। तो यहाँ पर जो आपकी तीसरी अमाउंट आ जाती है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो अमाउंट आ जाती है 1 लाख डिवाइड बाय 26 इंटू 15 डेज इंटू 17 ईयर्स, ये आपकी आ जाती है 9,80,770 रुपीज। तो इसका मतलब हमारी जो एग्जाम ग्रेजुटी होगी वो होगी 9,80,770। तो इसका मतलब जो टैक्सेबल ग्रेजुटी की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेबल ग्रेजुटी विल बी 18 लाख माइनस 9,80,770। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाती है 230, तो 9 लाख यहाँ पर अमाउंट आपकी आ जाती है 819,230। तो 8,19,230 रुपए की जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। तो इस तरह बेसिकली आप कैलकुलेशंस करेंगे। अब एक बात आती है कि सैलरी जो यहाँ पर ली जाएगी वो कौन सी सैलरी ली जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इनकम अंडर द हेड सैलरी, जहां जहां पर भी बात कही गई है कि आप इतना परसेंटेज ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में आपको सैलरी के बारे में पता होना जरूरी है कि वहां पर कौन कौन से कंपोनेंट सैलरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर कहा सैलरी हियर मींस लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो एम्प्लॉय के द्वारा जो भी लास्ट सैलरी विड्रॉ की गई है, लास्ट सैलरी ली गई है एम्प्लॉयर से, एंड इंक्लूड्स ओनली बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस। However, in case of piece-rated employees, salary shall be computed on the basis of average of the total wages received by them for a period of 3 months. तो सैलरी के अंदर बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस दो ही चीजें इंक्लूड होंगी। और अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉय है उनको पीस रेटेड वेजेस दी जाती है, दैट मीन जितने पीस वो प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए वो पेंसिल बनाते हैं, जितने पीस पेंसिल बनाते हैं उनके बेसिस पर उनको वेजेस दी जाती है। तो ऐसे में उस एम्प्लॉय की जो भी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी होगी उसका एवरेज निकाला जाएगा, वो लास्ट मंथ सैलरी मानी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस की जाएंगी। तो यहाँ पर एग्जांपल है मिस्टर एक्स इज द पीस रेटेड एम्प्लॉय हु इज रिटायर्ड ऑन 10th of March 2020 and wages received by him from 11th of December 19 to 10th of March 20 आर रुपीज 33,000। तो 3 महीने में उसने 33,000 रुपए जो है वो कमाए हैं, एम्प्लॉयर से लिए हैं एज ए वेजेस। तो ऐसे में 33,000 डिवाइड बाय 3,
तो आपकी जो सैलरी आएगी वो आएगी 11,000, और इस 11,000 का डिवाइड बाय 26 इंटू 15 डेज करके आप 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज। तो इस तरह आप ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी ग्रेजुटी एग्जाम्प्ट होगी इन केस वेयर ग्रेजुटी इज पेड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जो है ग्रेजुटी दी गई है वॉलंटरली, दैट मींस पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो है एम्प्लॉयर ने जो है ग्रेजुटी पे की है, तो इन दैट सिचुएशन आप कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे में बताया गया जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्प्ट इन एनी अदर एम्प्लॉय। तो एनी अदर एम्प्लॉय मींस जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन आपको ग्रेजुटी मिली है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो कितनी एग्जाम्प्ट रहेगी, कितनी टैक्सेबल होगी। तो पहली अमाउंट ग्रेजुटी रिसीव्ड वो भी सेम है और पहले भी वो सेम थी। सेकंड अमाउंट 20 लाख, तो यहाँ पर भी सेम है, पहले भी वो यही थी। लेकिन तीसरी कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाती है, यहाँ पर कहा गया हाफ मंथ ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर वहां पर 15 डेज की बात की गई थी, यहाँ पर हाफ मंथ सैलरी की बात की गई है। दूसरा, वहां पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के अंदर कहा गया था कि अगर 6 महीने से ज्यादा की सर्विस है तो आप उसको 1 ईयर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर कहा गया था कि अगर जो सैलरी है वो सैलरी है, सर्विस जो है वो है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो आप उसको 1 ईयर काउंट करेंगे। अगर मान लो 6 महीने 10 दिन है तो आप उसको 1 ईयर काउंट करेंगे। लेकिन जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स को ही काउंट किया जाएगा। मान लीजिए एम्प्लॉय ने जो सर्विस दी वो सर्विस दी लेट्स से 10 इयर्स 8 मंथ्स, तो यहां पर जो ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज माना जाएगा वो 10 इयर्स माना जाएगा। एनी एक्सेस विल बी इग्नोर्ड, चाहे वो 6 महीने से ज्यादा है, 8 महीने से ज्यादा है, 10 महीने से ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कंप्लीटेड ईयर्स वही माने जाएंगे जो ईयर कंप्लीट किए गए हैं। और दूसरा, यहाँ पर हाफ मंथ सैलरी की बात की गई है, दैट मींस आपको क्या करना होगा, मंथली सैलरी को डिवाइड करना होगा बाय 30, नॉट बाय 26। डिवाइड करेंगे बाय 30 एंड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 15 डेज। तो ऐसे में आपकी हाफ मंथ सैलरी कैलकुलेट होगी। तीसरी बात जो आई इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसमें कहा गया था लास्ट मंथ सैलरी विड्रॉ, लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन, एम्प्लॉयर से जो भी लास्ट सैलरी उसको मिली है वो कंसीडर की जाएगी। जबकि यहाँ पर जो सैलरी कंसीडर की जाएगी एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो मान लीजिए रिटायरमेंट हुई है जून 2021 में, तो इससे पहले वाला जो महीना है मई 21, तो यहां पर जो टाइम पीरियड लिया जाएगा वो लिया जाएगा सितंबर टू मई 21। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड लिया जाएगा वो लिया जाएगा अगस्त 2020 से लेकर मई 2021 तक की जो सैलरी होगी उसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, वो आपकी एवरेज सैलरी आ जाती है। उस एवरेज सैलरी को आप डिवाइड बाय 30 करेंगे और इनटू मल्टीप्लाई 15 डेज करेंगे, तो वो आपकी 15 डेज सैलरी आ जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना है, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो जिस महीने में रिटायरमेंट हुई है उसे जस्ट पिछला महीना जो होगा उस महीने को लेते हुए आप जो है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कौन सा, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो जो टर्नओवर पर जो कमीशन रिसीव होता है एम्प्लॉय को वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 3 चीजें इंक्लूड होंगी, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और कमीशन। जबकि वहां पर सैलरी और डीए फुल जो है अमाउंट वहां पर इंक्लूड की गई थी।
और यहाँ पर डीए कौन सा, सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही केसेस में ग्रेजुटी की जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है एग्जम्पशन की, वो 20 लाख रुपीस रखी गई है। तो अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉई ने ग्रेजुटी रिसीव की और उसने एग्जम्पशंस क्लेम की मान लीजिए 5 लाख की, और मान लीजिए उसको 10 साल बाद किसी और एम्प्लॉय से फिर से ग्रेजुटी रिसीव होगी, तो क्या उसे फिर से एग्जम्पशन मिलेगी? द आंसर इज यस, उसे एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन पहले वाली एग्जम्पशन और बाद वाली एग्जम्पशन दोनों को मिलाकर जो टोटल लिमिट है 20 लाख की, वो क्रॉस नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर 5 लाख की लिमिट, 5 लाख की एग्जम्पशन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बाद में उनको मैक्सिमम एग्जम्पशन 15 लाख तक की अलाउड होगी। हालांकि कैलकुलेशन ऐसे ही की जाएगी और इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आएगी वही अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन जो 20 लाख की लिमिट दी गई है वो आपकी लाइफ टाइम में जितनी ग्रेजुटी रिसीव होती है उन सब के लिए दी गई है। और मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर ग्रेजुटी मिलती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, उस केस में कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। If an employee was retired earlier and was received gratuity and some exemption was allowed and same employee has taken up some other employment, उसके बाद वो फिर से जॉब करने लग जाते हैं कहीं और and is retired from the other employer, और वहां से भी जब रिटायर होते हैं तो in that case exemption shall be allowed again, exemption तो मिलेगी but maximum exemptions allowed for all the employers cannot exceed 20 lakhs। तो मैक्सिमम लिमिट जो 20 lakhs की रहेगी वो सभी ग्रेजुटी की रहेगी जो आपने अलग अलग इंप्लॉयर से रिसीव की या फिर एक ही इंप्लॉयर से रिसीव की। आपकी लाइफ टाइम में 20 लाख की जो है मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल होगी। उसके बाद अगर मान लीजिए आफ्टर डेथ जो है वो फैमिली मेंबर्स को ग्रेजुटी मिलती है, तो इन दैट सिचुएशन ग्रेजुटी की जो एग्जम्पशन कैलकुलेशन है वो ऐसे ही की जाएगी और सिमिलरली वे में फैमिली मेंबर्स के हाथ में वो जो है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। तो दैट मीन्स मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के जो फैमिली मेंबर्स है उनको ग्रेजुटी पे की गई और वो ग्रेजुटी पे की गई लेट से 12 लाख रुपीस, और हमने जब उसकी एग्जम्पशन कैलकुलेट की तो वो आती है मान लीजिए 8 लाख रुपीस। तो ऐसे में 4 लाख रुपीस विल बी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज इन द हैंड ऑफ फैमिली मेंबर। तो जिस भी फैमिली मेंबर को मिलेगी उसके हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि फैमिली मेंबर और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके अलावा अगर जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है वहां पर कोई ग्रेजुटी पे की जाती है तो ऐसे में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। नो एग्जम्पशन फ्रॉम ग्रेजुटी इज अलाउड if the relationship of employer and employee does not exist. Gratuity paid by LIC to its insurance agents is chargeable to tax. तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अगर अपने इंश्योरेंस एजेंट्स को कोई ग्रेजुटी पे करता है तो इन दी हैंड्स ऑफ एजेंट्स इट इज फुल्ली टैक्सेबल। नो एग्जम्पशन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10। तो ये बेसिकली सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बात कही गई है कि कैसे आप ग्रेजुटी की कैलकुलेशंस करेंगे। तो एनी ग्रेजुटी रिसीव्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, अगर कोई ग्रेजुटी मिलती है ड्यू टू पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट टू द एक्सटेंट इट डजंट एक्सीड एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 and 3 ऑफ सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 किसका, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसका जो सब सेक्शन 2 और 3 है उसमें जो कैलकुलेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे। और वो एग्जम्पशन क्या है, 15 डेज सैलरी, जहां पर आप मंथली सैलरी के अंदर 26 डेज कंसीडर करेंगे, प्लस कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, और 6 एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शैल बी कंसीडर एज 1 ईयर। ये आपको ध्यान रखना है। 15 डेज की सैलरी हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड वो मल्टीप्लाई करेंगे बाय द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, जितने साल जो है एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दी, और अगर 6 महीने से ज्यादा की सर्विस है तो उसको 1 ईयर काउंट किया जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए 17.7
दैट मीन 17 ईयर्स 7 मंथ्स सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो इसको माना जाएगा 18 ईयर्स। और एनी अदर ग्रेजुटी मीन्स जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है और एम्प्लॉयर ने अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को ग्रेजुटी पे की है। इन दैट सिचुएशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट or on his becoming incapacitated prior to such retirement or on termination of the employment or any gratuity received by his widow, children or dependents on his death to the extent it doesn't in either case exceeds 1/2 salary for each year of completed services calculated on the basis of the average salary for the 10 months immediately preceding the month in which any such event occurs subject to such limit as may be prescribed by the central government जो कि है 20 lakh rupees by notification in the official gazette specify in this behalf having regard to the limit applicable in this behalf to the employees of that government। तो दैट मीन्स यहाँ पर 15 डेज सैलरी आप कैलकुलेट करेंगे और सैलरी कौन सी होगी 10 मंथ्स एवरेज सैलरी और इसको डिवाइड करेंगे बाय 30 और मल्टीप्लाई करेंगे बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज के अंदर जो मंथ्स होंगे, मान लीजिए 16 ईयर्स 8 मंथ्स है तो मंथ्स को आप इग्नोर करेंगे, 16 ईयर्स को ही कंसीडर किया जाएगा। तो दैट मीन जितने साल एक्चुअली कंप्लीट किए हैं सिर्फ वही लिए जाएंगे। इन एक्सेस ऑफ कंप्लीटेड ईयर शैल बी इग्नोर्ड प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी ग्रेजुटी रिसीव्ड by an employee from more than one employer in the same previous year, the aggregate amount exempt from income tax in this clause shall not exceed the limit so specified। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से अगर ग्रेजुटी रिसीव होती है तो जो आपकी 20 लाख रुपीस की लिमिट है वो आपकी सेम रहेगी। अलग अलग एम्प्लॉयर के लिए आपको अलग अलग 20 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। Provided further that where any such gratuity was or were received in any one or more earlier previous year also and the whole or any part of the amount of such gratuity was not included in the total income of the SSC of such previous year or years, the amount exempted from income tax under this clause shall not exceed the limit so specified। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपको अलग अलग पीरियड के दौरान ग्रेजुटी मिलती है, ग्रेजुटी रिसीव होती है, तो ऐसे में टोटलिटी में आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीस ही रहेगी। सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया इन दिस क्लोज एंड इन क्लोज 10AA सैलरी शैल हैव द सेम मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लोज H ऑफ रूल 2 ऑफ पार्ट A ऑफ द 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल के अंदर बेसिकली वही बताया गया है, आप जो है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलावेंस को जो है इंक्लूड करेंगे फॉर सैलरी। तो इस तरह आप जो है ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी एग्जेम्प्ट रहेगी, बैलेंस आपकी टैक्सेबल रहेगी इनकम अंडर द हेड सैलरी एज रिटायरमेंट बेनिफिट। एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम द प्रैक्टिस मॉड्यूल सो दैट कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स है जो रिटायर हुए हैं 15 जून 2020 को और इन्होंने जो सर्विसेज दी है वो 26 इयर्स 8 मंथ्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड की है टू द एम्प्लॉयर एंड रिसीव्ड ग्रेजुटी ऑफ ₹6 लाख। इनको 6 लाख रुपए की ग्रेजुटी रिसीव हुई है और यहाँ पर इनकी जो सैलरी है उसका जो है बाइफिकेशन आपको दिया गया है। बेसिक सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 3,000 रुपीज पर मंथ, कमीशन जो है 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर और जो टर्नओवर है इन लास्ट 12 मंथ दैट इज 12 लाख। बोनस जो इनको दिया गया है वो 12,000 रुपए पर एनम, साल में 12,000 रुपए का इनको बोनस दिया गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई इफ ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय and covered by the payment of gratuity act। Secondly, he is non-government employee and not covered by payment of gratuity act and third he is a government employee। इन तीनों ही सिचुएशन में कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगी इन द हैंड ऑफ। सबसे पहले बात करें इफ ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इन दैट सिचुएशन ग्रेजुटी विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। इट मींस 6 लाख रुपीस जो रिसीव हुए हैं टुवर्ड्स ग्रेजुटी it will be fully exempt, nothing shall be taxable in the name of gratuity in the hand of Mr. X। अब बात करते हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और जो ग्रेजुटी उसे मिली है वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के तहत उसे ग्रेजुटी मिली है। तो इन दैट सिचुएशन 3 कैलकुलेशन हमें करनी होगी। पहली ग्रेजुटी रिसीव्ड 6 लाख रुपीज, दूसरी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज और तीसरा 15 डेज सैलरी।
तो यहाँ पर 15 डेज इनटू सैलरी, सैलरी के लिए बताया गया था कि जो आप सैलरी लेंगे वो लेंगे बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस आप पूरा का पूरा कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमारी बेसिक पे है 5,000 और डीए है 3,000, इसके अलावा और कोई चीज इंक्लूड नहीं होगी, तो 8,000 यहाँ पर आ जाता है। इसको डिवाइड बाय करेंगे आप 26 डेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पर 26 साल 8 महीने, तो यहाँ पर अगर 6 महीने से ज्यादा है तो उसको 1 साल माना जाएगा, तो 26 प्लस 1 ईयर दैट इज 27 ईयर्स। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगी वो आपकी अमाउंट आ जाती है 1,24,615। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको एग्जम्प्ट रहेगा, तो इसका मतलब जो टैक्सेबल ग्रेजुटी होगी वो होगी 6 लाख माइनस 124,615 दैट इज 853573, तो जो है 4,75,385 रुपए की जो ग्रेजुटी है वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। अब इसके बाद हम मानते हैं कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं था और वॉलेंटरली एम्प्लॉयर के द्वारा ग्रेजुटी दी गई, तो इन दैट सिचुएशन जो दो लिमिट है वो आपकी सेम रहेगी, कौन सी, ग्रेजुटी रिसीव्ड एंड 20 लाख रुपीज। थर्ड जो कैलकुलेशन आती है वो आती है 1/2 ऑफ द सैलरी, कौन सी सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो ऐसे में आपको 10 मंथ जो है एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर ध्यान रखना है बेसिक पे इंक्लूड करोगे आप, बेसिक पे कितना, यहाँ पर 5,000 इंटू 10 मंथ्स, तो यहाँ पर आ जाता है 50,000। उसके अलावा 3,000 डीए है, लेकिन कौन सा लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, वो है 60%, तो दैट मीन्स 1,800 रुपए, 3,000 का 60%, 1,800 इंटू 10 18,000, और जो टर्नओवर का जो उसको 1% मिलता है कमीशन वो 12 लाख रुपए है, और हमें लेना है 10 मंथ सैलरी, 10 महीने का कमीशन हमें लेना होगा, तो 12 लाख रुपए पर 1% के अकॉर्डिंग 12,000 रुपए का कमीशन आता है, और 10 महीने का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन हो जाता है 12 लाख इंटू 1% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, 10,000 रुपीज। तो इस तरह आपकी अमाउंट आ जाती है 78,000 रुपए। इसका आप डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये एवरेज सैलरी आ जाती है 7,800 रुपए। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, और आपके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज हैं 26, जो 8 मंथ्स है उनको आप इग्नोर करेंगे, तो ऐसे में इंटू 26 आप करते हैं तो अमाउंट हमारी आ जाती है 1,01,400 रुपए। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 लाख, 20 लाख और 1,01,400, इनमें से जो भी कम होगा 1,01,400 रुपए आपके क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। तो टैक्सेबल कितने रहेंगे, 6 लाख माइनस 101,400, दैट इज टैक्सेबल विल बी 498,600। तो ये आपके टैक्सेबल रहेंगे जो आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस तरह बेसिकली अगर किसी भी इंप्लॉय को ग्रेजुटी मिलती है और आप उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली जो है आप चेक करेंगे कि कितनी ग्रेजुटी अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगी, कितनी टैक्सेबल रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो है पेंशन, और पेंशन के लिए जो एग्जम्पशन मिलती है वो मिलती है सेक्शन 10 क्लोज 10 ए के तहत। तो ऐसे में पेंशन के लिए आप जो है एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पेंशन जनरली होता क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट एक सर्टेन अमाउंट मंथली बेसिस पर पे की जाती है टू द एम्प्लॉय, और ये जो मंथली अमाउंट है ये टैक्सेबल रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है जो रिटायर होते हैं और इनको 50,000 रुपीज पर मंथ की जो है पेंशन मिलती है, तो इनको एक ऑप्शन दिया जाता है, वो चाहे तो अपनी इस पेंशन को कम्यूट करा सकते हैं। दैट मीन्स एक लमसम पेमेंट उन्हें अभी कर दी जाएगी और इनकी जो पेंशन अमाउंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप कम्यूट करा लीजिए, 20 लाख रुपए आप अभी ले लीजिए एज योर पेंशन, और आपको जो मंथली पेंशन मिलेगी अब वो आपको 15,000 रुपए पर मंथ दी जाएगी।
तो जो ये 15,000 रुपए पर मंथ है, ये 50,000 रुपए पर मंथ है, इसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। और जो लमसम पेमेंट दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन। तो ये जो अनकम्यूटेड पेंशन है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है मंथली, वैसे ही जो पेंशन है वो भी आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी मानी जाएगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई, और ये टैक्सेबल रहेगी फुल्ली। लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन है उसके रिगार्डिंग आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, वो एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10 क्लोज 10 ए के तहत। तो सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, उसके बाद हम इस सेक्शन को रीड करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स कहा गया, अनकम्यूटेड पेंशन विच इज पीरियोडिकल पेमेंट, दैट इज मंथली पेमेंट received by an employee after his retirement, and it is taxable as salary in the case of all categories of employee, whether it is government employee or non government employee। तो ये फुल्ली टैक्सेबल है एज ए सैलरी। दूसरी बात आती है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन के केस में आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है फैमिली पेंशन। कई बार एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली होती है, उसको एक पीरियोडिकली पेमेंट की जाती है बाय द एम्प्लॉयर, जिसको बोला जाता है फैमिली पेंशन। तो ऐसे में फैमिली पेंशन जिस भी मेंबर को मिलेगी उसके हाथ में वो टैक्सेबल रहेगी। हालांकि उसके केस में कहा गया कि 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए फैमिली को पेंशन मिलती है 5,000 रुपए पर मंथ, तो टोटल साल में हो जाते हैं 60,000। तो यहाँ पर कहा गया 1/3, दैट इज 60,000 का 1/3 हो जाता है 20,000 और 15,000, विच एवरेज लोअर। तो यहाँ पर लोअर है 15,000। तो इसका मतलब फैमिली के हाथ में, फैमिली मेंबर के हाथ में जो पेंशन टैक्सेबल होगी 60 माइनस 50,000, 45,000 shall be taxable. If an employee is expired and pension is being received by his family member, such pension shall be called family pension. इसको फैमिली पेंशन कहेंगे। और एज पर सेक्शन 56 इट इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, क्योंकि फैमिली मेंबर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। एंड द एसएसटी शैल बी अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवरेज लोअर। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्कस करते हैं, वहां वो यहां पर भी डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली आफ्टर डेथ अगर फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है तो उसको फैमिली पेंशन कहा जाता है, और यहाँ पर जो है 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवरेज लोअर जो है वो आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो मैंने आपको बताया था एक लमसम पेमेंट कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो अगर ये कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय को, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 ए। तो ध्यान रखें, इट इज होली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 ए। अगर ये रिसीव हुई है किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो इन दैट सिचुएशन आपको देखना होगा कि क्या सेम ईयर के अंदर एम्प्लॉय को ग्रेजुटी भी मिली है। अगर सेम ईयर के अंदर ग्रेजुटी भी मिली है तो आपको 1/3 ऑफ द पेंशन विल बी एक्सेप्ट। और अगर एम्प्लॉय को ग्रेजुटी नहीं मिली है तो ऐसे में 1/2 ऑफ द पेंशन विल बी एक्सेप्ट। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनको पेंशन मिली 18 लाख रुपीज की और इनको कोई ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई, तो ऐसे में कहा गया एग्जम्प्ट जो रहेगी अमाउंट वो रहेगी 18 डिवाइड बाई 2, दैट इज 9 लाख रुपीज। और 18 माइनस 9 लाख रुपीज शैल बी टैक्सेबल एज सैलरी। और अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स को ग्रेजुटी भी मिली है उसी साल के अंदर, तो ऐसे में 1/3, 18 लाख का 1/3 6 लाख रुपीज, और 18 माइनस 6 12 लाख रुपीज शैल बी टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो बेसिकली बस आपको ये ध्यान रखना है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसे में क्या उसको ग्रेजुटी मिली है, ग्रेजुटी मिली है तो आपको एग्जम्पशन कम मिलेगी 1/3। अगर आपको ग्रेजुटी नहीं मिली है तो हम आपको एग्जम्पशन ज्यादा देंगे, कितनी, 1/2 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। उसके अलावा पेंशन बाय विनर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, जो तो बेसिकली जो वीरता चक्र वगैरह, महावीर चक्र वगैरह, परमवीर चक्र वगैरह, जो उसकी वीरता के लिए उसको प्रोवाइड किए गए हैं पेंशन,
तो ऐसे में पेंशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर विनर ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड्स shall be fully exempt from income tax. Similarly, pension received by the family member of an individual mentioned above shall be exempt from income tax. So that means अगर आपको कोई परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र गवर्नमेंट से मिला है और ऐसे में आपको कोई पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को अगर वो पेंशन मिलती है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो फैमिली पेंशन नहीं मानी जाएगी, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। उसके अलावा फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन हु डाइड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज, तो ऐसे में एनी फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और चिल्ड्रन एटसेट्रा ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो आपके बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं और ऑपरेशंस के दौरान, ऑपरेशन मींस जो लड़ाई होती है, जंग होती है, उनके दौरान वो शहीद हो जाते हैं, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स provided death of such member has occurred in the course of operational duties. तो बेसिकली लड़ाई करते हुए, जंग करते हुए अगर वो शहीद होता है तो वो पेंशन जो है एग्जम्प्ट रहेगी। तो ये बेसिकली बताया गया है पेंशन के रिगार्डिंग। पेंशन के रिगार्डिंग आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिली है फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिली है तो बस ये चेक करना है, ग्रेजुटी मिली है तो 1/3 एग्जम्प्ट होगी, और अगर ग्रेजुटी नहीं मिली है तो 1/2 जो है पेंशन एग्जम्प्ट रहेगी। Any payment in commutation of pension received under the civil pensions rules of the central government or under any similar scheme applicable to the members of civil services of the union or holder of post connected with the defense of civil post under the union or the members of the all India services or to the members of the defense services or to the member of civil services of a state or holders of civil post under a state or to the employees of a local authority or a corporation established by central, state or provincial act. तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इनके हाथ में कम्यूटेड पेंशन फुल्ली एग्जम्प्ट है। एनी पेमेंट इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड अंडर एनी स्कीम ऑफ अदर एम्प्लॉय, अगर किसी दूसरे एम्प्लॉयर के द्वारा कम्यूटेड पेंशन पे की जाती है एम्प्लॉय को टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड इन ए केस वेयर द एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेजुटी द कम्यूटेड ऑफ द 1/3 ऑफ द पेंशन which he is normally entitled to receive, and in any other case the commuted value shall be 1/2 of such pension. तो in that situation ये ध्यान रखें, बस आपको ये देखना है ग्रेजुटी मिली है तो 1/3 पेंशन एग्जम्प्ट होगी, और अगर ग्रेजुटी नहीं मिली है तो 1/2 पेंशन एग्जम्प्ट होगी। एनी पेमेंट इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम ए फंड अंडर क्लोज 23AA, तो बेसिकली सेक्शन 10 क्लोज 23AB के तहत अगर कोई कम्यूटेड पेंशन मिली है वो भी आपकी एग्जम्प्ट रहेगी। तो आई होप ग्रेजुटी और पेंशन के रिगार्डिंग कैसे एग्जम्पशन आपको कैलकुलेट करनी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे हमारे बाकी के जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स रह जाते हैं, और इनकम अंडर द हेड सैलरी फिनिश होने के बाद हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स को जो है देखेंगे कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 फाइल करेंगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ फॉर्म 16। ये हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के जरिए प्रैक्टिकल केस को फाइल करेंगे ITR 1।